नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और देश की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबर से। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीपीई किट पहनकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के विधायक जीशान सिद्दीकी समेत 40 से 50 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम कई शहरों में 100 रुपए प्रति लीटर के पार जा चुके हैं और डीजल की कीमत भी 80 रुपए प्रति लीटर के पार है। ऐसे में ये विरोध प्रदर्शन आज आयोजित किया गया। और अब खबर बंगाल से। तृणमूल कांग्रेस ने आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पार्टी में एक व्यक्ति एक पद के नियम को जल्द लागू करने का फैसला किया है। तृणमूल कांग्रेस में नेतृत्व को और बेहतर और मजबूत करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता का। सौरभ, जो फैसले लिए गए हैं पहले तो है क्या, और दूसरा इनके पीछे मंशा क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वो है अभिषेक बैनर्जी का प्रमोशन आप कह सकते हैं, एलिवेशन आप कह सकते हैं, लेकिन उनको तृणमूल का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। और ये पद अहम है क्योंकि तृणमूल अब आगे के बारे में सोच रहा है, आने वाले दिनों के नेतृत्व और बाकी सारे चीजें, जैसे कि पार्टी को बंगाल के बाहर जगह बनाना या दूसरी चीजें जैसे कि तृणमूल का जो ये 2021 का जीत था, इसमें जरूर ममता बनर्जी पूरी पार्टी को संभाली है। उन्होंने खुद कहा है कि वो 291 सीट में वही कैंडिडेट है, तो तृणमूल उनके बल पर ही जीता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ साथ अभिषेक बैनर्जी का भी एक योगदान रहा है। उन्होंने प्रशांत किशोर को लाया और स्ट्रैटेजाइजिंग में जो पार्टी का काम है उसमें उन्होंने बहुत काम किया है। तो पार्टी ने इस चीज को माना है और इसके बाद अभिषेक बैनर्जी को ये पोजीशन में लाया गया है। इसमें आप कह सकते हैं कि उन्हें नंबर 2 का पोजीशन दिया जा रहा है, लेकिन तृणमूल ये बात कभी नहीं कहती है। तृणमूल कहते हैं कि वो उनके वर्कर के पार्टी है, तो इसलिए ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी का जो जगह है वो पार्टी में अब तय कर दिया गया है। ममता बनर्जी तो ऑब्वियसली उनका जो है मेन सबसे बड़े नेता है, लेकिन साथ साथ अभिषेक बैनर्जी को भी पार्टी में जगह दिया जा रहा है। अब अगर आप डायनास्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो इसमें भी अभिषेक बैनर्जी ने खुद जवाब दिए हैं। जब उनको ये इस सवाल पूछा गया कि ये डायनास्टिक पॉलिटिक्स है, तो उन्होंने कई सारे बीजेपी नेताओं का नाम लिया और कहा कि ये लोग सब डायनास्टिक पॉलिटिक्स है, और अगर बीजेपी ये लॉ पास कर दे कि एक फैमिली से सिर्फ एक ही कोई मेंबर पॉलिटिक्स में रहेगा, तो हम इसको मानने के लिए तैयार है। तो ये अभिषेक बैनर्जी का रिस्पॉन्स है। लेकिन तृणमूल अब आगे के बारे में सोच रहा है। अभिषेक बैनर्जी को प्रमोट किया गया है, नेशनल पॉलिटिक्स में उनको एक रोल मिलेगा और यही शायद तृणमूल में आने वाले दिनों में दिखाई देगा। जी, शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। एक बात तो साफ है कि अब टीएमसी अपने भविष्य के बारे में सोच रही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, हरियाणा से। हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना इलाके में किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान गिरफ्तारी देने के लिए निकले। अपनी गिरफ्तारी देने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चडूनी और योगेंद्र यादव सदर थाने के बाहर बैठ गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। इससे पहले प्रदर्शन करते हुए किसान सदर थाना पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती दिखी। टोहाना में किसानों और विधायक के बीच हुए विवाद में किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में किसानों का ये प्रदर्शन कई दिनों से लगातार चल रहा है। ना, हमने तो नहीं गिराव करा। गिराव कहाँ करा? हम तो थाने में गिरफ्तारी देने आए, वे वहां नहीं आए। तो भाई यहाँ पा जाओ, गिरफ्तारी लेकर वारंट बनाकर ये भेज रहे, गाड़ी लगा दे यहाँ, उसमें बैठ बैठ के अपना जाते रहेंगे जहाँ भेजने इन्हें। अब पता नहीं, अभी तो कोई बात चल रही होगी, अंदर है लोग अपने, वहां चल रही बातचीत। कह रहे कि 10,000 लोगों की गिरफ्तारी ले लेंगे, इस तरह का कोई जिक्र सुना हमने कि आज 10 की ले लेते हैं, फिर आगे क्या आगे देख लेंगे। तो मैं कहा 10 की ले लो, 10 की बहुत है। और जब हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं, हम आगे की बता देंगे। हम भी ये बता दें कि सरकार बात नहीं कर रही। जो सरकार 6 महीने से बात नहीं कर रही, तो उसका अगले 6 महीने भी नहीं लगता। तो हम यही तो कह रहे हैं कि भाई 2022 में कर लेंगे।
2023 में तक कर लेंगे, 2024 तक पक्के कानून वापसी हो जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली का। गजाली, क्या वो किसान नेता अभी भी वहां बैठे हैं और आगे की क्या प्लानिंग है उनकी? देखिए, अभी जो फिलहाल सूचना आ रही है कि टोहाना के बलियाला नाम का रेस्ट हाउस है, जहां पर किसान नेताओं के साथ जो है जेजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली की बातचीत चल रही है। करीब 15 मिनट हो चुके हैं बातचीत शुरू हुए। इसी विधायक के साथ किसानों की झड़प हुई थी 1 जून को, जिसके बाद किसान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की थी। उस एफआईआर उन 3 में से किसी एक एफआईआर पे जो है 2-3 किसानों को गिरफ्तार भी किया गया था। और इसी गिरफ्तारी के विरोध में आज टोहाना की अनाज मंडी में सारे किसान नेता और सारे किसान इकट्ठा हुए थे कि हम पुलिस को अपनी गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन ने जब देखा कि भीड़ ज्यादा है और मामला और बिगड़ सकता है, उससे पहले ही विधायक को ये जानकारी दी गई और अब विधायक और किसान नेताओं के बीच बातचीत चल रही है, क्योंकि नेताओं की मांग ये थी कि विधायक के ऊपर भी एफआईआर की जाए, क्योंकि उन्होंने भी प्रदर्शनकारियों और किसानों को अपशब्द बोले हैं। अब बातचीत के बाद उम्मीद ये है कि ये मसला सुलझ सकता है। किसानों के खिलाफ जो एफआईआर की गई है उसको विड्रॉ भी किया जा सकता है। तो अब सबकी निगाहें टिकी हैं उस रेस्ट हाउस में चल रही जो मीटिंग है कि उसमें से क्या नतीजा और निष्कर्ष निकलता है। जी, शुक्रिया गजाली इस पूरी जानकारी के लिए। सोशल मीडिया की नई गाइडलाइंस के बाद अब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर अकाउंट का ब्लू टिक हटाने को लेकर भारत सरकार और ट्विटर आमने सामने हैं। ट्विटर ने कल वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक यानी कि वेरिफिकेशन हटा दिया था, लेकिन आज वापस आ गया। सूत्रों के मुताबिक आईटी मंत्रालय इसको लेकर काफी नाराज है। उसका कहना है कि ये ट्विटर ने गलत मंशा के साथ किया। उसका कहना है कि उपराष्ट्रपति के साथ ऐसा सलूक करना ये ठीक नहीं है। सूत्र ये भी बताते हैं कि आईटी मंत्रालय ने साफ किया है कि उपराष्ट्रपति राजनीति से ऊपर है, ये एक संवैधानिक पद है और उनका कहना है कि क्या ट्विटर अमेरिका के संवैधानिक पद के लोगों के साथ ऐसा कर सकता है। आईटी मंत्रालय ये भी कहता है कि ट्विटर देखना चाहता है कि भारत आखिर किस हद तक सब्र कर सकता है, क्योंकि आईटी मंत्रालय का कहना है कि ट्विटर उसके जारी किए गए नियमों को पालन नहीं कर रहा है। उसका कहना है कि भारत सरकार इससे कड़ाई से निपटेगी और इस मामले में ट्विटर ने जो दलील दी है वो बिल्कुल ही गलत है। दरअसल ट्विटर ने यह कहा था कि ये ब्लू टिक इसलिए हटा क्योंकि 6 महीने से वो अकाउंट निष्क्रिय था, कोई एक्टिविटी इसमें नहीं हुई थी। लेकिन इसके जवाब में ये कहा गया है कि अरुण जेटली, सुषमा स्वराज के निधन के बाद भी अकाउंट वेरीफाइड हैं। इधर ट्विटर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के नेता कृष्ण गोपाल और सुरेश जोशी के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया है। तो इस सारी खींचतान के बीच आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को नई आईटी नियमों के पालन को लेकर एक और नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि मंत्रालय ट्विटर के जवाब से संतुष्ट नहीं है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि ट्विटर ने अपने जवाब में कंप्लायंस अधिकारी की नियुक्ति पर कुछ नहीं कहा। ट्विटर की ओर से नियुक्त रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर भी और नोडल कंटेंट पर्सन ट्विटर के कर्मचारी नहीं है, इस पर भी आपत्ति वो जता रहे हैं। साथ ही सरकार का कहना है कि ट्विटर ने अपना पता लॉ फर्म का दिया है, जो कि नियमों के मुताबिक वैध नहीं है। 10 साल बाद भी ट्विटर भारत के लोगों की शिकायतें सुलझाने को लेकर मैकेनिज्म नहीं बना सका है। सरकार ये भी कह रही है कि भारत के लोगों को शिकायत के समाधान का मैकेनिज्म मिलना चाहिए। सद्भावना के तौर पर ट्विटर को नियमों के पालन का अंतिम मौका दिया जा रहा है, ये सरकार का कहना है। और उनका कहना है कि अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट वापस हो जाएगी और ट्विटर आईटी भारत के अन्य कानून के तहत परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर आज एक अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में आगामी चुनाव वाले राज्यों की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। साथ ही कोरोना महामारी से पैदा हुई स्थितियों और पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सेवा ही संगठन अभियान की समीक्षा भी की जाएगी। इस बैठक में बीएल संतोष, सीटी रवि, दुष्यंत गौतम, अरुण सिंह, डी पुरुदेश्वरी, दिलीली सैकिया शामिल हैं और साथ ही इसमें बीजेपी के सभी राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी भी मौजूद हैं।
बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की गरीबों को घर घर राशन बांटने की योजना अब खटाई में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस योजना पर रोक लगा दी है। उसका कहना है कि 72 लाख लोगों को घर घर जो राशन पहुंचाया जाना था उसे अभी मंजूरी नहीं मिल सकती है। एक हफ्ते बाद ही इस योजना को लागू होना था। इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का। शरद, ये योजना जो थी इसको लेकर पहले से ही खींचतान चल रही थी केंद्र सरकार, एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में। अब क्या अड़ंगा आया है? देखिए, दिल्ली सरकार के सूत्र ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है, क्योंकि केंद्र सरकार की इस बारे में मंजूरी नहीं ली गई है, उनकी अप्रूवल नहीं ली गई है, इसलिए इस योजना पर रोक लगा दी गई है। आपने जिक्र किया कि इससे पहले भी इसके ऊपर यही खींचतान चल रही थी। तो मैं बताऊं कि मार्च के महीने में हुआ ये था कि जैसे अभी एक हफ्ते बाद योजना लॉन्च होनी है, उस समय भी लगभग एक हफ्ता पहले जब योजना लॉन्च होने वाली थी तो उससे एक हफ्ता पहले केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी आई जिसमें यह कहा गया कि जो राशन की योजना है देश के अंदर वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत चलती है। ये केंद्र सरकार की योजना है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक्ट है, इसलिए कोई राज्य सरकार इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इसके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके इधर उधर मिक्स नहीं कर सकती है। तो क्योंकि जो दिल्ली सरकार योजना ला रही थी उसका नाम था मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि ठीक है, हम इसमें नाम हटा रहे हैं, हम कोई अलग योजना नहीं बना रहे, केंद्र जो अनाज दे रहा है उसको लोगों तक बांटना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उस अनाज को घर घर में जाके बांट देंगे। तो अब जब ये योजना आई थी, अब उसका नाम जो हटा दिया गया था, केंद्र की ही योजना थी, बस उसको घर घर जाकर जो है बांटने का काम था। उस योजना पर दिल्ली सरकार सूत्रों के मुताबिक अब रोक लगा दी गई है। तो ये महत्वाकांक्षी योजना है जिसके बारे में केवल 1-2 महीने नहीं बल्कि 2-3 साल से हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये योजना फिलहाल जो है अभी लागू होती नहीं दिख रही है। बिल्कुल, राशन केंद्र का और बांटना दिल्ली सरकार का, लेकिन आपस में इनकी सहमति नहीं बन पा रही है। शुक्रिया आपका शरद इस पूरी जानकारी के लिए। बात दिल्ली की ही करते हैं। दिल्ली में अनलॉक का दूसरा चरण 7 जून से शुरू होगा। इसके तहत दुकानें, बाजार, मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स ऑड इवन के तहत खुलेंगे। बाजार सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल रहे हैं। अब दिल्ली में फिर से मेट्रो पटरी पर उतरेगी। 7 जून से 50% की क्षमता के साथ अब मेट्रो को इजाजत दे दी गई है। दिल्ली सरकार के सभी ए ग्रेड अफसर पूरी क्षमता और कर्मचारी आ सकते हैं। ये बताया गया कि जो दफ्तर हैं सरकारी वहां पर 100% आ सकते हैं, वहीं 50% क्षमता के साथ निजी दफ्तरों में लोग आएंगे। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार तीसरी लहर की तैयारी कर रही है। अगली पीक 37,000 की मानकर ये तय किया जा रहा है कि किस तरह से इसके लिए तैयार रहें। वहीं बच्चों के लिए अलग से एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसमें बच्चों के लिए आईसीयू बेड्स और दूसरे उपकरणों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही 420 टन ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी बनाई जाएगी। दिल्ली में ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दूसरा, जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं। दूसरी चीज, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली शॉप्स हैं वो ऑड इवन के बेसिस पे नहीं, वो रोज खुलेंगी। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज को फिर
उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। तो दिल्ली के अनलॉक होने के पीछे वजह यह है कि लगातार यहां पर कोरोना के केस कम हो रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 414 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। 15 मार्च के बाद एक दिन में ये सबसे कम नए केसेस हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 60 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में एक्टिव केसेस अभी 7,000 से भी कम हो गए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर अब 1% से भी कम है, 0.5% ही रह गई है, जो 10 मार्च के बाद से सबसे कम है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 77,694 टेस्ट हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में कोरोना के वक्त स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए डॉक्टर्स ऑन व्हील्स मुहिम शुरू की गई है। ये बस अगले 3 महीने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में जाएगी और उन्हें मुफ्त डॉक्टरी सलाह और दवाई देगी। हम इस समय डॉक्टर्स ऑन व्हील्स नाम की एक बस पर मौजूद हैं, जो आज दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब से निकली है अलीगढ़ के लिए। वेस्टर्न यूपी के कई गाँवों को वो कवर करेगी। आने वाले 3 महीनों में 10 लाख लोगों को तकरीबन हर महीने कवर करेगी। उन तक मेडिकल की सुविधाएं पहुंचाएगी। कई सारी दवाइयां जो गांव के पास नहीं पहुंच पाती हैं, गांव वालों के पास नहीं पहुंच पाती, उन तक पहुंचाने का काम करेगी। कुछ संस्थाएं हैं जो साथ में आई हैं इस इनिशिएटिव के लिए, उनके प्रतिनिधि हमारे पास मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में और ज़्यादा। सर, सबसे पहले अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएं। तो मेरा नाम है निमित अग्रवाल। मैं डॉक्टको का फाउंडर हूँ। डॉक्टको एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप है जो छोटे शहरों में अच्छे से अच्छा इलाज प्रोवाइड कराती है। हम आप ही के आसपास 15 मिनट के डिस्टेंस में बेस्ट डॉक्टर अवेलेबल कराते हैं, फोर्टिस के, आर्टेमिस के, अलग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के, और जस्ट 500 रुपये में, ताकि आपको बार बार जाना ना पड़े कंसल्टेशन के लिए। हमारे प्रतिनिधि जब गांव में जा रहे थे अलीगढ़ के, तो हमें पता चला कि वहाँ पे ना डॉक्टर हैं ना इलाज है। बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो हमने सोचा कि क्या माध्यम होगा जिससे हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो हमने ये डॉक्टर ऑन व्हील इनिशिएटिव हमने सोचा कि इसमें अगर हम डॉक्टर बैठा देते हैं, हम इसको आधुनिक टेलीमेडिसिन इक्विपमेंट से इक्विप कर देते हैं और इसमें हम पैरामेडिक और मेडिसिन रख देते हैं, तो ये सबसे जल्दी तरीके से एक गांव से दूसरे गांव होते हुए मैक्सिमम गांव तक पहुंच सकती है। मेरा नाम राजीव खुराना है। मैं लंग केयर फाउंडेशन का फाउंडर ट्रस्टी हूँ। लंग केयर फाउंडेशन पिछले 6 साल से 3 एरियाज़ में काम कर रही है, अवेयरनेस क्रिएशन, क्लिनिकल केयर और रिसर्च में। कोविड जब से शुरू हुआ है, हमने भी दवाइयाँ भिजवानी शुरू की। अब तक 50,000 लोगों को रूरल इंडिया में हम दवाइयाँ पहुँचा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में डॉक्टर्स ऑन व्हील्स हमारे साथ संपर्क में आए और ये एक अच्छी पार्टनरशिप हमारी जुड़ी है। हमने अब तक 4,100 लोगों की दवाइयों की किट उन्हें दी है। साथ ही साथ में हमने ऑक्सीमीटर्स, थर्मोमीटर्स वगैरह सब सामान भी पकड़ाया है। और इस किट के अंदर बेसिकली ये जो इनिशियल लेवल की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको जो 90% लोगों के साथ होगी वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन पहले हफ्ते उनको सही दवाई पहुंचनी जरूरी है। हमने उस दवाई की एक किट बना दी है। खबर बिहार से, जहां ब्लैक फंगस के मामले एक ओर बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर इस बीमारी से प्रभावित लोगों की मौतें भी बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सारे मामले राजधानी पटना के 2 प्रमुख अस्पतालों एम्स और IGIMS से आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश सरकार के 2 बड़े अस्पताल PMCH और NMCH, इन दोनों में ही ऑपरेशन तक करने के औजार नहीं हैं। ये पटना के एम्स का OPD है, जहां ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। 4 साल में 4 और पिछले 2 हफ्ते में 45 सर्जरी कर चुकी डॉक्टर क्रांति भावना कहती हैं कि इतनी खराब स्थिति पहले नहीं देखी। एडमिटेड जितने मरीज हैं, उसमें से मोर देन 50% ऑफ देम ऑलरेडी हैव देयर ऑर्बिट इन्वॉल्व्ड, एंड आउट ऑफ दैट 50% अनदर 50% हैव देयर ब्रेन इन्वॉल्व्ड। तो आप समझ रहे हैं कि सिवियरिटी तो ज्यादा है, क्योंकि वो टाइम हमें नहीं दे रहा है बहुत ज्यादा, तो इंटरवीन करने का टाइम है। वहीं बिहार सरकार के अपने अस्पताल IGIMS में भी वही हाल है। वार्ड भरे हुए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि अधिकांश मरीज ग्रामीण इलाकों से हैं। क्योंकि इस बार ग्रामीण परिवेश इन्वॉल्व है और वहाँ बहुत ज़्यादा सफाई की आदत नहीं रह पा रही है, इसलिए ये स्थिति थोड़ी भयावह
होनी शुरू हो गई है। यहाँ मुसीबत यह नहीं कि मरीजों को बेड नहीं मिल रहा, बल्कि कईयों की सर्जरी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि कोविड अस्पताल एनएमसीएच या पीएमसीएच में सर्जरी करने के लिए जरूरी औजार नहीं हैं। ऑपरेशन में हम लोगों के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम लोगों ने करीब 42 से 43 लाख का ऑर्डर कर दिया है। हो सकता है 1 से 2 दिन में सामान आ जाएगी, कुछ थोड़े बहुत सामान की कमी है। जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन हम बाहर से लगातार मंगाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार से भी सहयोग मिल रहा है, लेकिन और उसकी आपूर्ति हो इसके लिए भारत सरकार भी प्रयास कर रहा है। देश के अंदर इसके उत्पादन की क्षमता कम थी, अचानक पूरे देश में ब्लैक फंगस की बीमारी बढ़ी है। मंत्री जो भी दावा करें, अगर पटना के 2 बड़े अस्पतालों में किट के अभाव में सर्जरी संभव नहीं तो स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे ही मानी जाएगी। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा गांव जहां आज तक एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला, दूसरा गांव जहां अचानक विकराल हुए कोरोना को युद्ध स्तर का प्रयास करके भगाने की कोशिश की जा रही है। महासमुंद जिले से आई ये कहानियां महामारी में एक भरोसा सा जरूर हमें देती हैं। छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले के बागबहारा ब्लॉक में 532 लोगों की आबादी वाला गांव धामनतोरी। छोटे किसानों और खेतीहर मजदूरों से भरा ये गांव आज तक कोरोना से मुक्त रहा। कैसे, हम बताते हैं। 3 महीने तक 2 रास्तों को गांव में पूरी तरह ब्लॉक किया गया और एक रास्ते पर पहरा लगाकर रजिस्टर में नाम दर्ज कर सिर्फ जरूरी काम से गांव से बाहर जाने की इजाजत दी गई। बाहरी व्यक्तियों का गांव में प्रवेश सख्त प्रतिबंधित किया गया। शादी, ब्याह, शोक कार्यक्रम बेहद सख्ती और सावधानी से संपन्न हुए। 12 परिवारों का गांव से पलायन रोका गया। गांव में ही उनके लिए रोजी और मजदूरी की व्यवस्था की गई। गरीब परिवारों के लिए जन सहयोग से राशन, सब्जी और जलावन की लकड़ी की व्यवस्था की गई। जो परिवार बाहर से लौटे उन्हें गांव के बाहर क्वारंटीन रखने के बाद ही प्रवेश मिला। गांव में अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहने और हाथ धोने का पूरी सख्ती से पालन हो रहा है। गांव में जैसे शासन का निर्देश आया उसका पालन करते हुए गांव में एक सोशल डिस्टेंसिंग में बैठक रख के सभी से चर्चा किए, सभी से सहयोग प्राप्त हुआ। गांव की जन जागरूकता सबसे बड़े कारण है और यहाँ जो नियम बताए हैं सर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी की वजह से जो बाहर से कोरोना अंदर नहीं आया यहाँ। इसी ब्लॉक में बकमा गांव का मामला बिल्कुल अलग है। 2586 लोगों की आबादी वाले इस गांव में कई लोग संक्रमित हुए, लेकिन घर घर जाकर टेस्ट हुआ, बीमारों को अस्पताल पहुंचाया गया। वैक्सीनेशन के लिए जन जागरण करने के साथ मजबूत टीम बनाई गई। दूसरे राज्यों से आए 59 मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। आज कोरोना गांव से भाग चुका है। हम लोग यहाँ 90-95 लोग पॉजिटिव आ गए थे, लेकिन सभी का समय पर इलाज हुआ और आज सभी स्वस्थ हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं। घर घर जाकर जांच किए, मोहल्ला में बैठ के जांच किए, अपने पंचायत भवन में बुला करके लोगों को इकट्ठा करके जांच करवाए। एक बहुत अच्छा पंचायत का एक समूह निर्मित होकर पंचों के द्वारा, सरपंचों ने और सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिनों ने निचले की जितनी अमला है वो एक बेहतरीन कार्यकलाप किए। शासन के सारे निर्देशों का पालन किए। जो भी बाहर से आए उनको प्रॉपर टाइम में क्वारंटाइन रखा गया। होम आइसोलेशन के नियमों को कड़ाई से पालन किया गया। आज के समय में वो बकमा भी 0 हो चुका है। दूर दराज के इन गांवों ने बड़े शहरों को राह दिखाई है, महामारी से लड़ने की, उससे जीतने की, अनुशासन और एकता के साथ। महासमुंद से कृष्णानंद दुबे के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के सभी धार्मिक स्थल पिछले 2 महीने से बंद है और इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो इस पर निर्भर करते हैं। इन लोगों के पास पैसे नहीं बचे हैं, साथ ही कोई मदद करने वाला भी नहीं है। हम अभी कांदा बटाटा बेचने का अभी 4-5 महीना हो गया, अभी बंद किया फिर आम बेचने का, ऐसा थोड़ा थोड़ा कोई तो धंधा चालू रहने का, घर के बाहर चालू करने का। उसके बाद अभी कुछ भी ना, अभी बंद ही है सर। करीब 21 साल से मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर ठेला लगाकर मूर्ति, नारियल और फूल बेचने वाले विजय जाधव अब सब्जी बेचने लगे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फिलहाल सभी धार्मिक स्थल बंद हैं।
कोरोना की पहली लहर के बाद ये खुले तो भी इनका धंधा चौपट ही रहा, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर चढ़ावे की अनुमति नहीं थी। विजय अकेले नहीं है, उनकी तरह केवल सिद्धिविनायक मंदिर के आसपास 150 दुकानें हैं, जिस पर 600 से ज्यादा परिवारों का गुजारा होता था और अब सब बंद है। बचपन से इसी इलाके में रहने वाली रानी पवार फूल बेचा करती थी। इनकी कोई दुकान नहीं है, लेकिन जो श्रद्धालु यहां आते थे उन्हें ये फूल बेचती थी। 1.5 साल से हालात खराब हैं। कुल 4 बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई भी छूट गई है। घर कर्ज पर चल रहा है और मजबूरी में भीख तक मांगनी पड़ती है। कोई तो हम लोग किसी से ब्याज से पैसा लेता है, घर भी चलाता है। अगर वो लोग नहीं देगा ना तो भीख मांगने को गया हम लोग। अच्छा, कितना ब्याज से पैसा लिया आपने? मेरे पे तो 1-2-3 लाख रुपया हो गया। अभी लाइट कितने समय में 2-3 लाख रुपए? ये लॉकडाउन में। अच्छा। हाँ। और लाइट का क्या बोल रहे थे? तो 1 साल हो गया लाइट बिल नहीं भरा है। सिद्धिविनायक मंदिर से 4 किलोमीटर दूर माहिम दरगाह में भी हालात ऐसे ही हैं। सलीम रहमान 4 पीढ़ियों से यहाँ दुकान चलाते हैं। वो बताते हैं कि ऐसी हालत इससे पहले कभी नहीं हुई। इनके यहाँ पहले 4 लोग काम करते थे, अब बस 1 आदमी रह गया है। फूल भी दरगाह के लिए नहीं बल्कि किसी के मैयत के लिए रखे हुए हैं। हम लोग तो खोल के बैठे हैं, अभी चादर फूल जैसे लगा हुआ है। जब डेट हो जाती है, कोई डेट के लिए बॉडी के लिए चादर वगैरह लेके आता है, उन लोगों के लिए डाल के बैठे हैं अभी। अच्छा। और अभी धंधा तो दरगाह में तो नहीं के बराबर है। पहले यहाँ पे 4 लोग करते थे, अभी 1 ही जन काम करता है बस। बांद्रा के मशहूर माउंट मैरी चर्च में भी सन्नाटा ही नजर आया। सारी दुकानें बंद हैं और लोग परेशान। सभी धार्मिक स्थलों पर एक ही बात सुनने को मिली कि 1.5 साल से सरकार ने कोई मदद नहीं की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला किया था। इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन सवाल यह है कि जब इस तरह के नियम बनाए जाते हैं तब क्या सरकार को उन लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जिनका जीवन इसी के आधार पर चलता है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।